हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPCC जीवापम। और देखिएगा, इसी क्रम में आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक भर्ती, ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसी क्रम में आज हम लोग आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती का जो इंडिया GS का सेक्शन है, जहां से आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, एक मिनट, ठीक, आपका अर्थशास्त्र, याद रखिएगा आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न कहां से बनेगा? तो अर्थशास्त्र का। याद रखिएगा इस 2 नंबर के प्रश्न के लिए मैं 3 वीडियो लाऊंगा, ठीक। मैं 3 क्लास लूंगा अर्थशास्त्र का, जिसमें 2 जो है ना, ये आपके बेस रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और साथ ही मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर। और इसका जो है एक तीसरा वीडियो आएगा, ये तीसरा वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना देखिए इंपॉर्टेंट है किसके लिए? तो अर्थशास्त्र वाले सेक्शन के लिए भी, और साथ ही आपके भूगोल वाले सेक्शन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को आपके पेपर में मिल सकते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो ये जब हम लोग भूगोल वाले, क्योंकि पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्र में भी है भूगोल में भी है, तो यहाँ से भूगोल की जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी उसको मैं भूगोल में बताऊंगा, और जो अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा 2 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, 3 वीडियो मेरे ख्याल से इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि 2 ही नंबर है और ज्यादा इसको पढ़ने की उतनी, है ना, जैसे आप बहुत ज्यादा इसको पहले से आप सारा चीज पढ़ चुके हैं तो आप इसमें टाइम दे सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने पहले से अगर कम चीजें पढ़ी हुई हैं तो अर्थशास्त्र को आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है ना, मुश्किल से 3-4 घंटा पढ़िए और उतना मोर देन 2 नंबर के लिए पर्याप्त है। चलिए आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखिए हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की है? तो आपको क्या याद रखना है? एक मिनट, ठीक है। देखिए हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो याद रखना है आपको, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और साथ में याद रखिएगा हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये जो है सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में कौन सा नंबर रखता है? ठीक है, विश्व में इसका क्रम क्या है? तो याद रखिएगा विश्व में इसका क्रम है 6वां, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका विश्व में क्रम कितना है? तो याद रखिएगा 6वां क्रम है, ठीक है। साथ में याद रखिएगा, देखिएगा कि अर्थव्यवस्था में आपको अलग अलग क्षेत्र देखने को मिलते हैं, है ना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक। अर्थव्यवस्था में आपको 3 क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। इसी में अक्सर ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, लगभग 3 से 4 बार फिजी व्यापम में, कि खनन और उत्खनन, ठीक है, जो खनन है और उत्खनन ये कौन से क्षेत्र में आता है? तो खनन और उत्खनन को आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, इसको देखिएगा, खनन और उत्खनन ये राज्य और सेंटर में अलग अलग है, ठीक है, राज्य में और केंद्र में इसको अलग अलग, ठीक है। केंद्र में इसको क्या रखा गया है? तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, याद रखेंगे। और राज्य में इसको लेकर रखा गया है किसमें? राज्य में इसको रखा गया है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखना इसमें कि खनन और उत्खनन को राज्य में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही, ठीक है, प्रथम क्षेत्र कहने का मतलब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, और इसी में आप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ चीजों को देखते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है जैसे कि हो गया विनिर्माण, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है? आपको विनिर्माण देखने को मिलता है। साथ ही निर्माण क्षेत्र भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके बाद अगर आप और कुछ देख पाते हैं तो जैसे होता है आपका विद्युत, है ना, विद्युत हो गया, गैस हो गया, एवं वह जल आपूर्ति, ठीक, जल आपूर्ति, ये किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो इस वाले जो है पेज में हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 6वां क्रम है, ठीक है। खनन और उत्खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग देख पाते हैं विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था में जो मानव रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मानव रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक, इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार के बारे में याद रखिएगा। इसका आधार होता है आपका स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, किस प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं आपको मिलती है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा किस प्रकार का है, गुणवत्तापूर्ण है, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण है या इसमें किस तरीके की खामियां हैं, ठीक है, या सुरक्षा शिक्षा का स्तर किस तरीके का है। इसके बाद आपका जीवन स्तर, ठीक है, आपका जीवन स्तर जो है, ठीक है, इसका जो एक बेस होता है, आप उस लेवल पे हैं, ठीक है, या उसके अपर लेवल पे हैं, उसके बिल्कुल नीचे। तो इन सभी मानकों के आधार पर, ठीक है, मानव रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या किया जाता है, तो जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट का आधार क्या होता है? स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य का स्तर आपके राज्य में, आपके देश में। उसी प्रकार शिक्षा का स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता आपके देश में, आपके राज्य में, और जीवन स्तर। ठीक है, इन सभी को मिलाकर क्या किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अगला देखिएगा आपका औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बारे में आपको क्या याद रखना है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या उससे अधिक द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक, औद्योगिक अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था या वैसी अर्थव्यवस्था है जहां, ठीक है, जहां कुल उत्पाद मूल्य का 50% या 50% से ज्यादा जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में आप लोग देखिएगा कि उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस, ठीक है, देखिएगा भारत में आपको अलग अलग उद्योग देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में आपको अलग अलग उद्योग देखने को मिलते हैं। तो उद्योगों को, ठीक है, किन उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है या कितने प्रकार के उद्योगों को लाइसेंस अनिवार्य है, इनकी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों को या कितने उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो इसकी संख्या याद रखिएगा 5। ठीक, 5 ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग हैं जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो इस वाले पेज में हम लोगों ने क्या देखा कि मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर जारी किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कुल उत्पाद मूल्य का 50% या 50% से अधिक जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बनता हो। ठीक है, और भारत में जो उद्योग चल रहे हैं उनमें कितने उद्योग को अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा 5। ठीक है, और साथ ही ऐसी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा, साथ ही ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें, ठीक है, जिसमें वस्तुओं का स्वामित्व जो है, अगर पूंजीपतियों के हाथ में है, ठीक है, वस्तुओं का स्वामित्व जो है पूंजीपतियों के हाथ में है या कहें निजी हाथों में है, ठीक, या कहें निजी हाथों में है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को, याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अगला देखिएगा, चालू खाता घाटा। आपकी अर्थव्यवस्था में आपको इस तरीके का शब्द सुनने को मिलता है, चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा क्या है? तो याद रखिएगा, आपके देश में जो आयात और निर्यात हो रहे हैं, ठीक है, आपके देश में निर्यात और आयात, ठीक, यहाँ आयात का मतलब क्या है कि दूसरे देश से आप सामान को क्या कर रहे हैं? भारत अपने देश में ला रहे हैं। निर्यात का मतलब क्या है कि आपका देश का बना हुआ सामान दूसरे देश में आप क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको निर्यात आयात क्लियर हो गया होगा।
तो देश के कुल निर्यात में यदि कुल आयात अधिक होने से होने वाला घाटा, कहने का मतलब आप क्या हो कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आयात, बाहर से सामान ज्यादा मंगवा रहे हैं और कम भेज रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि आप बाहर से ज्यादा सामान आयात कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, चालू खाता घाटा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है कि पहली औद्योगिक क्रांति है ना, उद्योग से संबंधित पहला क्रांति कब आया। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति कब आया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, या इसको इस तरीके से कहें, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ आया, तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन, उस समय के इंग्लैंड में, है ना। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ आया, तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन, उस समय के जो इंग्लैंड है उसी को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा आज के इंग्लैंड को उस समय ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा विकासशील अर्थव्यवस्था है, और साथ में याद रखिएगा, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और आपका समाजवाद, है ना, दोनों तरीके की अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, इसी में आपको अर्थव्यवस्था में बंद अर्थव्यवस्था सुनने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में आपको बंद अर्थव्यवस्था भी सुनने को मिलता है। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो याद रखिएगा एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां ना तो निर्यात किया जाता है और नहीं आयात किया जाता है, दोनों ही क्या हो, बंद हो, इसको क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां न तो निर्यात किया जाता है, ठीक है, और न ही आयात होता है। ठीक, और न ही क्या किया जाता है, आयात होता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए अगला देखिए, फेमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेमा क्या है, तो याद रखिएगा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। फेमा क्या है, तो याद रखिएगा अधिनियम है ना। फेमा है क्या है, तो याद रखिएगा अधिनियम है, और इसको फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, फेमा क्या है, तो याद रखिएगा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, और ये कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में ये लागू किया गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, या अर्थव्यवस्था का जनक कौन कहलाता है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ को याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ठीक है, वर्तमान समय में याद रखिएगा, आज के समय में, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उभरता हुआ, ठीक है, उभरता हुआ क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, जो आपका आईटी सेक्टर है, ठीक है, जो आपका आईटी सेक्टर है, ये आपके अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आईटी सेक्टर में कहने का मतलब क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। उस देखिए इसके बाद आपके, ठीक है, अभी हाल ही में जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ आईटीआई का, ठीक, हॉस्टल वार्डन का जो वैकेंसी आया था आईटीआई में, इसमें अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर जो होगा आपको ये होगा तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो याद रखिएगा तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। ठीक है, अगला जैसे याद रखिएगा जैसे निर्धनता। ठीक है, निर्धनता या गरीबी जो है,
ये किस प्रकार की समस्या है, तो याद रखिएगा बहुआयामी समस्या है। ठीक, और बहुआयामी क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न बनने हैं तो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो निर्धनता या गरीबी किस प्रकार की समस्या है, तो आपको याद रखना है बहुआयामी समस्या है। ठीक है, चलिए, और इसी में अगला आपको याद रखेगा कि अब निर्धनता समस्या है ये तो ठीक है, और उसके आकलन के लिए, ठीक है, जो निर्धनता है इसके आकलन के लिए सरकार के द्वारा समिति गठित की गई थी। ठीक, सरकार के द्वारा क्या, तो समिति गठित की गई थी। तो निर्धनता आकलन समिति कौन कौन सी है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा निर्धनता आकलन से संबंधित है। उसी प्रकार अगला आपको याद रखना है रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है, तो निर्धनता से संबंधित है। इसी में आपको एक और याद रखना है जिसका नाम है वाई के अलग। ठीक है, वाई के अलग ये किस प्रकार की समिति थी, याद रखिएगा निर्धनता आकलन समिति है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी पर। ठीक, अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं अगला किस पे, तो बेरोजगारी पर। बेरोजगारी में आपको याद रखना है कि आपसे पूछा गया था, ये भी आपके 2016, ठीक है, 2016 में हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया था कि मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। ठीक है, जो मौसमी बेरोजगारी है ये किस क्षेत्र में आता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा मौसमी बेरोजगारी जो है आपको कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगला होता है आपका एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आपको क्या याद रखना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आपको याद रखना है जहां श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है ना। जहां श्रमिकों की उत्पादकता, जहां श्रमिकों की क्या, तो प्रोडक्टिविटी जीरो होता है, वहां क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग जो आपके आय हैं, है ना, राष्ट्रीय आय है, उससे संबंधित चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय जो है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय जो है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और देश की कुल जनसंख्या के, ठीक है, देश की कुल जनसंख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जब हम जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज और याद रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप जीडीपी भी कहते हैं, ये होता क्या है, तो याद रखिएगा जब हम विशुद्ध घरेलू उत्पाद और जो मूल्य में ह्रास हुआ है उसको जोड़ते हैं तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है ना। जब हम क्या करते हैं विशुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, और उसके मूल्य में हुई कमी, ठीक, और उसके मूल्य में हुई कमी या मूल्य ह्रास को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए, और उसी प्रकार याद रखिएगा कृषि जो है ये कि कृषि क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा पशुपालन, ठीक है, पशुपालन ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में याद रखिएगा वानिकी, है ना, ये भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मत्स्य पालन ये भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कृषि जो है ये सभी किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी चीजें आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको कृषि, पशुपालन और वानिकी और साथ ही मत्स्य पालन देखने को मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिएगा
जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है, इसकी गणना का आधार वर्ष, ठीक है, सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद का गणना का आधार वर्ष कौन सा वर्ष है, तो याद रखिएगा 2011-12, ठीक है, कौन सा, तो 2011-12 जो है सकल घरेलू उत्पाद का जन है ना, गणना का आधार वर्ष है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए इसके बाद याद रखिए केंद्रीय संख्यायिक संगठन, ठीक है, केंद्रीय संख्यायिकी संगठन, जिसको क्या कहते हैं, CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, और नहीं माफ करिएगा, ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय संख्यायिकी संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। और याद रखिएगा जो राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो याद रखिएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाता है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद याद रखिएगा जो आपका तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये जो है पिछले दशकों में, है ना, पिछले 10 साल का है या पिछले 10 से 15 साल का है, इसमें सर्वाधिक FD देने वाला क्षेत्र है। इसमें ये क्या, तो सर्वाधिक FD जिसको कहते हैं विदेशी निवेश, ठीक है, ये क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देने वाला क्षेत्र है। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए और देखिएगा उतने समय मैंने आपको बताया था विद्युत, विद्युत कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा विद्युत जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्युत कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भारत में याद रखिएगा जो राष्ट्रीय आय है, ठीक, भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसमें बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा या सर्वाधिक हिस्सा कौन से क्षेत्र का है, तो याद रखिएगा निजी क्षेत्र का है ना, किस क्षेत्र का है, तो आपको याद रखना है निजी क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा और हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो वस्तु हम उत्पादित, है ना, जो वस्तु हम क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक, या कहें जो वस्तु हम उत्पादित करते हैं, और साथ ही जो सेवा, ठीक है, का जो बाजार मूल्य है, ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे देश में जो वस्तु हम उत्पादित करते हैं और साथ ही जो सेवा का बाजार मूल्य है, इनको आप जब जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, सकल घरेलू उत्पाद मिलता है। ठीक है, और उसी प्रकार याद रखिएगा जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, या ऐसा कहें जो हमारा ग्रामीण भारत है, ये जो है राष्ट्रीय आय में इनका योगदान क्या है, या योगदान कितने प्रतिशत है, तो याद रखिएगा जो भारत का ग्रामीण भारत है उसका जो राष्ट्रीय आय में योगदान है ये 46% है। कितना है, 46% है। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय कहलाता क्या है, तो याद रखिएगा जो आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत होती है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। जो आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है वो क्या कहलाता है, तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही जो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, तो ये हम लोग देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, इसका जो सूत्र होता है ये होता है, आपका याद रखना है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय
का जब भाग हम जनसंख्या से करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विशुद्ध राष्ट्रीय आय का जब हम जनसंख्या से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रति व्यक्ति आय मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखना यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय आय है इसकी परिभाषा जो है किसने दिया था, तो याद रखना है प्रोफेसर फिशर के द्वारा। ठीक है, प्रोफेसर फिशर के द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा का, ठीक है, दिया गया था। ठीक है, साथ ही आपको पेपर में पूछा जाता है कि गिफेन वस्तु क्या है। ठीक है, आपको पेपर में पूछा जाता है कि गिफेन वस्तु क्या है, तो गिफेन वस्तु के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण, ठीक है, या नहीं नहीं देखिएगा, जैसे कि आप समझिए जब वस्तु की मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, या ऐसा कहें कि वस्तु मूल्य वृद्धि पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, इसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है और वस्तु मूल्य वृद्धि पर, मतलब वस्तु की मूल्य वृद्धि हो रही है और साथ ही इसकी मांग भी वृद्धि क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या होता है, किस प्रकार की वस्तु है, गिफेन वस्तु है। ठीक है, वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि हो रही है और साथ ही कीमत में बढ़ने के साथ उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है, तो किस प्रकार की वस्तु है, याद रखना है गिफेन वस्तु है। ठीक है, और इसी में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा जो मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है, जो मुद्रा स्फीति होती है, ठीक है, इसमें जो निश्चित आय वर्ग है, निश्चित आय वर्ग है ना, निश्चित आय वर्ग, निश्चित आय वर्ग कहने का मतलब जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं जिनको महीने में एक बार क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है। ठीक है, या जो रेहड़ी का काम करने वाले हैं, जब जो काम करते हैं तब उनको क्या मिलता है। देखिए इसको सिंपल ऐसे समझिए कि मुद्रास्फीति में अगर निश्चित आय वर्ग जो क्या होते हैं, आपके नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं जिनको महीने में एक बार पेमेंट मिलता है या एक बार तनख्वाह मिलता है, इनके लिए मुद्रास्फीति कैसी होती है, तो याद रखिएगा हानिकारक होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति इनके लिए क्या होती है, तो हानिकारक होती है। ठीक है, और याद रखिएगा अगला देखते हैं कि वस्तुओं के अगर निर्यात और आयात में, ठीक, निर्यात और आयात में अगर संतुलन है, ठीक है, तो इसको किस प्रकार का अर्थव्यवस्था कहा जाता है या किस प्रकार का संतुलन कहलाता है, तो याद रखिएगा इसको व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, रेपो रेट। रेपो रेट है क्या, तो रेपो रेट के बारे में आपको याद रखना है, यह रेपो रेट कहने का मतलब क्या है, रेपो दर कहो या रेपो रेट, है ना, एक ही बात है। तो जब क्या करती है आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों से, ठीक है, बैंकों से सरकारी प्रतिभूति खरीदती है। इसमें क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों से सरकारी प्रतिभूति खरीदती है। ठीक है, तो रेपो रेट या रेपो दर वह दर है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से सरकारी प्रतिभूति खरीदती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। उसी प्रकार आपके जो करेंसी होते हैं, ठीक है, जो आपके करेंसी होते हैं, इनके प्रिंटिंग पर, ठीक है, इनकी प्रिंटिंग पर जो निर्णय कौन लेता है, तो याद रखिएगा इसके प्रिंटिंग पर निर्णय जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे आरबीआई क्या है, तो याद रखिएगा आरबीआई के बारे में, ये केंद्रीय बैंक है ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है आपके संघाई चीन में, है ना,
न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा संघाई चीन में। उसी प्रकार हमारे भारत में जो बीमा क्षेत्र है ना, जो इंश्योरेंस का क्षेत्र है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी या इसका नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी नियमन करने वाली संस्था है IRDA। ठीक है, IRDA। इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये क्या करती है? बैंकों के पास ठीक है, रिजर्व बैंक इंडिया के पास बैंक क्या करती है? जितने भी बैंक होते हैं वे कुछ, ठीक है, इनकी जो कुछ फंडिंग है ये रिजर्व बैंक, ठीक है, ये रिजर्व बैंक के साथ क्या होती है? जमा होती है, या ऐसा कहें इनकी राशि जो है उनके पास क्या होती है? आरक्षित होती है। इसकी राशि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आरक्षित होती है। तो ये इस प्रकार की जो, ठीक है, जो कुल जमा है आरक्षित राशि है, ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा नगद आरक्षित अनुपात। इसको क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करती है? जो आपके जितने भी बैंक है, व्यवसायिक बैंक, ये अपने कुछ पैसे या आरक्षित राशि उनके पास जाके जमा करते हैं और ये कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात। इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उसी प्रकार जो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, 1935 में। स्थापना कब हुई? तो स्थापना याद रखिएगा 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ या राष्ट्रीयकृत ये कब हुआ? तो इसके बारे में याद रखना है, डेट 1949 को। ये राष्ट्रीयकृत कब हुआ या राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? तो 1949 को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए उसके बाद अगला आपको याद रखना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको सन याद रखना है 1964 को। कब? तो 1964 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। ठीक है, चलिए देखिए अर्थव्यवस्था में आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, BOP। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब BOP है क्या? तो याद रखिएगा ये होता है आपका भुगतान संतुलन। ठीक है, BOP क्या है? तो आपको याद रखना है भुगतान संतुलन। इसको इंग्लिश में BOP को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इतनी चीज हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अर्थव्यवस्था में GST सुने होंगे, है ना? GST आप लोगों ने अर्थव्यवस्था में सुना होगा। एक मिनट, ठीक, तो GST जो है इसका क्या होता है? काउंसिल होता है। GST का क्या होता है? काउंसिल होता है। और इसके जो है काउंसिल के जो मुख्य या कहें प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इसका क्या होता है? तो प्रधान होता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में इस बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा यह है भारतीय स्टेट बैंक। इसका कहने का मतलब क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक का पहले क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना? भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो याद रखिएगा पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भारतीय स्टेट बैंक पहले जाना जाता था। ठीक है, और याद रखिएगा आपकी अर्थव्यवस्था में अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र में घाटे हो रहे हैं या कहा जाए प्राथमिक घाटे हुए, ठीक है, और प्राथमिक घाटे में अगर आप, ठीक है, जो ब्याज भुगतान है, ठीक है, ब्याज भुगतान को क्या करते हैं? शामिल कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? याद रखिएगा राजकोषीय घाटा। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। ये जब अब बजट, है ना, जब सरकार के द्वारा जारी किया जाता है या हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जब बजट घोषित किया जाता है, तो उस दिन याद रखिएगा प्राथमिक घाटा भी आपको देखने को मिलता है, ब्याज भुगतान भी देखने को मिलता है और राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय वाले घाटा वाले जो सेक्शन है अर्थव्यवस्था में जब आपको देखेंगे तो वहां पे प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान दोनों को जोड़कर बताया जाता है।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, और साथ ही वह ब्याज दर आपको याद रखने हैं, वह ब्याज दर जिस ब्याज दर के नीचे, ठीक है, कोई भी बैंक जो है क्या करता है, ग्राहक को लोन या ऋण नहीं देता है, ग्राहक को लोन या ऋण नहीं देता है, इसे किस प्रकार का ब्याज दर कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो है बेस दर के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? बेस दर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, बेस दर वह दर है जिस दर पर, है ना, दर कहने का मतलब जो ब्याज दर है, कि उस ब्याज, जैसे कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए 7%, ठीक, 7% इसका क्या है? तो बेस दर है। तो 7% से कम में कोई भी बैंक आपको क्या नहीं करेगा? लोन या ऋण नहीं देगा। इसी को क्या कहते हैं? बेस दर। अब 7% आप उत्तर न ले लीजिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको क्या कहा जाता है? तो नाबार्ड, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1982 को। इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1982 को। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए देखिएगा, जैसे कि विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण, और इसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं? तो नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी। ठीक है, 2019 में, 19 में ही हुआ था क्या? ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नोटबंदी किया गया था। तो नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, काला धन जो होता है उसको समाप्त करना। ठीक है, जो काला धन को क्या करना? समाप्त करना, इसका एक उद्देश्य होता है। और क्या याद रखना है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। और और क्या? जाली मुद्रा को बाहर करना। ठीक है, जो आपकी फेक मुद्रा होती है, जाली मुद्रा होती है, जो नकली नोट होता है, उसको क्या करना? बाहर करना। ये आपके विमुद्रीकरण या नोटबंदी का क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो भारतीय खाद्यान्न है, ठीक है, जो भारतीय खाद्यान्न है, ठीक है, इसमें सर्वाधिक अंश या सर्वाधिक मात्रा किस फसल की प्राप्त होती है? भारतीय खाद्यान्न में सर्वाधिक अंश हमें किसका प्राप्त होता है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो भारतीय खाद्यान्न का सर्वाधिक अंश किसका हमें प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, चावल का। ठीक है, किसका? तो चावल का। और उसी प्रकार अगर कोई बाजार खुला बाजार है, जहां क्या हो रहा है? आयात निर्यात दिन, आयात और निर्यात, देखिए माफ करिएगा, आयात और निर्यात, है ना, आयात और निर्यात। ठीक है, कर निर्वात कहने का मतलब समझिएगा आप लोग, है ना। हम लोग इसके बाद साइंस वाले क्या है आपके, 3 नंबर का प्रश्न है ना, तो हम लोग वहां पे निर्वात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा खुला बाजार कैसा बाजार होता है? तो याद रखिएगा, खुला बाजार जो है ये, ठीक है, या कहें खुला बाजार किस प्रकार की नीति को अपनाता है? तो याद रखिएगा, खुला बाजार जो है मौद्रिक नीति को अपनाता है ना। खुला बाजार जो है मौद्रिक नीति को क्या करता है? तो अपनाता है। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़िए। जैसे रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना। हमारे जो इंडियन रुपया है, भारतीय रुपया है, इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसको बनाया किसने था या इसको तैयार किसने किया था? ठीक, इसको बनाया किसने था या तैयार किसने किया था? तो उस शख्स का नाम है, याद रखिएगा, उदय कुमार। उस शख्स का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, उदय कुमार। ठीक है, और देखिएगा वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक है, ठीक, वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक है, ठीक है, इसका आधार वर्ष कौन सा है? इसका आधार वर्ष कौन सा है? तो आपको क्या याद रखना है? वर्तमान में जो थोक मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष है 2004-5। ठीक, क्या? तो 2004-5। इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिएगा रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट के बारे में आपको याद रखना है, जब, है ना, देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रश्न में आपसे कि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होता है?
ठीक, रेपो रेट में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्रसार कम हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ता है तो मुद्रा प्रसार कैसा होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर भारत में हम लोग कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है नीचे की और गिरती अर्थव्यवस्था है। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था जो है नीचे की और गिरती अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, सुस्ती के साथ चल रही है ना, सुस्त चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है तो याद रखिएगा, सुस्त चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जब मुद्रास्फीति होती है, ठीक है, जब मुद्रास्फीति आती है तो होता क्या है, तो याद रखिएगा वस्तुएं की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो वस्तु है उसकी कीमत क्या होती है तो याद रखिएगा, बढ़ जाती है। ठीक, या अभी देखिएगा, कहें कि वस्तु की कीमत यदि, ठीक है, या किसी भी वस्तु की कीमत यदि, है ना, जैसे कहते हैं महंगाई, हर साल महंगाई बढ़ रही है ना, उसी को यहाँ पे समझिए। वस्तु की कीमत यदि प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो इसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं, या किस प्रकार की मुद्रास्फीति कहलाती है तो याद रखिएगा, चलती मुद्रास्फीति। ये किस प्रकार की मुद्रास्फीति है तो याद रखिएगा, चलती मुद्रास्फीति। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, और देखिए मुद्रास्फीति सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक, ये जारी कौन करता है तो याद रखिएगा, ये जारी करता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक सम्मिलित, सीपीआईसी। ठीक है, ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआईसी के द्वारा जारी किया जाता है, सीपीआईसी के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति सूचकांक जारी किए में जारी क्या किया जाता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया जाता है, सीपीआईसी। और ये कौन जारी करता है तो याद रखिएगा, सीएसओ। ठीक है, सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, इसके बाद आपको और कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि मुद्रास्फीति की माप। ये जो मुद्रास्फीति है इसके माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा, इसके माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके माप के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, ऑलरेडी ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं इसको पढ़िएगा आप, और आपको यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल हमारी 3 क्लास में आपको जो अर्थव्यवस्था के जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो आपको, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में हम लोग जो पढ़े वही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।